जय हिंद जय भारत। हम यूपीएससी में जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें जो हमारे फेमस टीचर हैं मणिकांत सर, उनके जो नोट्स हैं उसी क्रम में आज हमारा प्राचीन भारत का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑडियो बुक रीड करना है। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। तो इसको ऑडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करने हैं हम आपको। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन और प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। जब भारत में कंपनी का शासन कायम हुआ तो ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शासितों की परंपरा, रीति रिवाज, विधि व्यवस्था आदि का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ और इसी क्रम में भारतीय इतिहास का अन्वेषण प्रारंभ हुआ। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति के अन्वेषण करने वाले ब्रिटिश बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों को प्राच्यवादी कहा गया। प्राच्यवादी किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति के अन्वेषण करने वाले ब्रिटिश बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों को क्या कहा गया? प्राच्यवादी कहा गया। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चिंतन की 3 प्रवृत्तियां देखने को आती हैं। इन्हें प्राच्यविदों, उपयोगिताविदों और राष्ट्रवादियों या फिर राष्ट्रविदों बोल सकते हैं की विचारधारा कहा जा सकता है। प्रारंभ में प्राच्यविदों या भारतीयविदों ने भारतीय इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की। उनमें से जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया वे आर्य भाषाभाषी जनगण की संस्कृति के उत्साही प्रतिपादक बन गए। उन लोगों ने भारतीय, यूरोपीय मूल स्थान तथा संस्कृत और यूनानी संस्कृतियों की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत विकसित किया। वैदिक युग को बढ़ा चढ़ाकर रखा गया और प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीयों को खुशहाल ग्राम्य समाज के लोगों के रूप में देखा। तनाव भरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और गौरव के पक्ष पर जोर दिया गया। प्रारंभिक भारतीयविदों में विलियम जोन्स की विशिष्ट भूमिका रही, किंतु प्रारंभिक भारतीयविदों में सबसे प्रसिद्ध मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर ने अपरिवर्तनशील भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखा। उसने भारत को दार्शनिकों का देश करार दिया। उसके विचार में भारतीय आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और वे इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। पारलौकिक या आध्यात्मिक यानी स्वर्ग की या फिर आत्मा परमात्मा की चिंता करते रहे और इहलौकिक यानी जिस वर्तमान में वो जहाँ पर जी रहे हैं, इहलौकिक वर्तमान समस्याओं की चिंता नहीं करते थे भारतीय लोग। मैक्स मुलर ने कहा था, यूनानियों के लिए जीवन उमंग और वास्तविकता से परिपूर्ण है, हिंदुओं के लिए वह स्वप्न और माया है। यानी यह जीवन स्वप्न और माया है, यह भारतीयों का मानना था, और जो यूनानी है उनके लिए यह जीवन उमंग और वास्तविकता है, यह यूरोपियों का मानना था। वस्तुतः इन कथाकथित प्राच्यविदों द्वारा भारत के महिमा मंडन के पीछे उनके अपने हित भी छिपे हुए थे। अब उनके स्वार्थ थे, कुछ भी देखते हैं वो कैसे। इन प्रेरक हितों में सबसे प्रमुख हित यह है कि बहुत से प्राच्यविद ऐसे लोग थे जो खुद अपने समाज से भगाने पड़ गए थे, यानी उन्हें अपने समाज से भगाने पड़ गए थे, और ख़ासतौर पर औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में उनके मन में संशय की गहरी भावना भरी थी। इसलिए वे आदर्श लोक की कहीं और तलाश करते थे और उनमें से अनेक यह समझते थे कि ऐसे आदर्श लोक प्राच्य जगत की प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद हैं। यानी वो वर्तमान औद्योगिकरण और जो वर्तमान में जितने भी परिवर्तन हो रहे थे वो उनसे भगाने पड़ गए थे, अपनी सोसाइटी से भगाने पड़ गए थे, और वो एक आदर्श लोक की खोज कर रहे थे। और वो उनका यह मानना था कि जो आदर्श लोक है वो में प्राचीन जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनकी खोज में मिलेगा। तो यह इनका फर्स्ट कारण था भारत की संस्कृति और प्राचीन इतिहास को जानने और उसे एक ऐतिहासिक रूप प्रदान करने का। प्राच्यविदों ने भारत की प्राचीन संस्कृति का जो समर्थन किया था उनका एक दूसरा कारण यह था कि उपयोगितावादियों के साथ संघर्ष में वे मात खा रहे थे। अब यह उनका सेकंड कारण था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश दार्शनिकों के एक दूसरे समूह का उद्भव हुआ। इन दार्शनिकों में जेम्स मिल और बेथम प्रमुख थे। विचारकों के इस समूह को उपयोगितावादी विचारकों के नाम से जाना जाता है। उपयोगितावादी विचारक प्राच्यविदों के तीखे आलोचक के रूप में उभरे। अब पहले प्राच्यवादी आए थे और उसके बाद आए उपयोगितावादी। अब हम उपयोगितावादी का देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या था और ये लोग एक दूसरे के विरोध में क्यों थे।
क्योंकि उनके विचार में प्राच्यविदों में भारतीयता के लिए एक प्रकार का सनकीपन देखा जा सकता था। यानी वह बहुत ही अच्छा मानते थे भारतीय संस्कृति के प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन जगत को। कौन? प्राच्यविद। ठीक है। बदले में उपयोगितावादियों ने भारतीय पद्धति को निकृष्ट करार दिया। उनका जो पक्का विश्वास था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक दैवीय सुयोग है। और जो उपयोगितावादी थे उनका मानना था कि भारत की अब तक जो जितनी भी परंपरा चली आ रही है, उनका जो भी इतिहास है वो निकृष्ट है। और अब जो यूरोपीय लोग जो भारत में आए हैं, ये उनका एक ये हमारा दैवीय आगमन है, ये उसको इस रूप में मानते थे। क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन और कानून से भारत का पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था जहाँ स्थापित होगी, जहाँ एक नई व्यवस्था स्थापित होगी, तो भारत का जो पिछड़ापन है, जो अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा भारत पीछे रह रहा है, अब नहीं रहेगा। उनका जो पिछड़ापन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यह उपयोगितावादियों का मानना था। उससे अब तक के निरंकुश शासकों का अटूट सिलसिला समाप्त हो जाएगा और भारत के जनगण में नई चेतना का संचार होगा। इस तरह उपयोगितावादियों के विपरीत प्राच्यवादियों ने भारतीय ध्रुववृत्ति जैसी चेतना को प्रोत्साहित किया। भारतीय ऐतिहासिक चिंतन को प्रभावित करने की दृष्टि से उपयोगितावादियों में सबसे विशिष्ट नाम जेम्स मिल का है। उपयोगितावादियों में प्रमुख नाम किसका आता है? जेम्स मिल का आता है। मिल के ब्रिटिश भारत का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यह था कि एक दृष्टि से उसने भारतीय इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या की नींव डाली। सांप्रदायिक मतलब धार्मिक आधार पर भारतीय इतिहास का बंटवारा कर दिया। ठीक है। इस तरह द्विराष्ट्र के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक औचित्य प्रस्तुत किया। वह पहला इतिहासकार था जिसने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया और इन 3 कालों का उसने नाम दिया हिंदू काल। देखो, धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया भारतीय इतिहास का। पहला काल का नाम दिया उसने हिंदू काल, सेकंड है मुस्लिम काल, थर्ड है ब्रिटिश काल। किंतु मिल द्वारा पद्धति इस नामकरण में अव्याप्ति एवं अव्याप्ति है और साथ में अतिव्याप्ति दोनों प्रकार का दोष देखा जा सकता है। प्रथम, अकेले राजवंशी इतिहास के आधार पर भी प्राचीन काल को हिंदू काल कहना उचित नहीं है। कारण यह है कि ऐसे कितने ही बड़े राजवंश यथा मौर्य, इंडो यूनानी, शंख, कुषाण थे जिन्हें इस परिभाषा में बैठाया नहीं जा सकता। इन राजवंशों में अनेक राजा बौद्ध थे। दूसरे, हिंदू शब्द का प्रयोग भारत संबंधी इस्लाम पूर्व स्रोतों में नहीं पाया जाता। पहले अरबों ने और बाद में औरों ने हिंद देश में रहने वाले लोगों के लिए इसका प्रयोग किया। तीसरे, इस काल विभाजन को स्वीकार करने में बुनियादी सवाल यह उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग प्रदेशों में मुस्लिम राजवंशों का आगमन अलग अलग समय पर हुआ। अतः अगर मिल का काल विभाजन राजवंशों पर भी आधारित है तो भी उचित नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश विचारकों का भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में एक महती उद्देश्य था और वह उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज एवं उसके द्वारा भारतीय स्रोतों के शोषण का ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध करना। इसके बावजूद साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का यह महत्व रहा कि इनके द्वारा भारतीय इतिहास के सुव्यवस्थित लेखन की शुरुआत की गई। आगे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ब्रिटिश विचारधारा को अनिवार्यतः उन भारतीय विद्वानों की चुनौती का सामना करना पड़ा जो जाने अनजाने भारत के सुधारवादी नेताओं के साथ ही साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना तथा राजनीतिक जागरण से प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू धर्म ने सभी धर्मों को अपने में समाविष्ट कर लिया है। उनके शिष्य विवेकानंद और बाद में एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म का वर्चस्व सिद्ध करने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र ने बतलाया कि राष्ट्र के रूप में भारत के उत्थान के लिए हिंदुत्व का पुनरुत्थान बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात 20वीं शताब्दी के शुरू के इतिहासकार लाजिमी तौर से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। वे ज़्यादातर प्राच्यविदों की रचनाओं का ही सहारा लेते थे और उन दिनों फिर से प्राचीन भारत का, जिसे तब प्राय हिंदू भारत पुकारा जाता था, काफ़ी बढ़ चढ़कर गौरवगान होने लगा था। जहाँ राष्ट्रवाद के साथ उपनिवेशवाद तथा एक साम्राज्यवाद विरोधी स्थिति भी जुड़ी वहाँ अतीत का गौरव मंडन वर्तमान की अपमानजनक स्थिति में एक प्रकार के सांत्वना का भी काम करता है। इसलिए जो भी अतीत के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता उसे करीब करीब ऐसी नज़र से देखा जाता जैसे वह राष्ट्रवादी दया पर हमला कर रहा हो। गौरव मंडन के आरंभिक काल में राष्ट्रवादी चेतना भारतीय समाज में विरोधों एवं तनावों के अस्तव को स्वीकार करने के प्रति एक प्रकार के झिझक का रूप ले लिया।
धर्मशास्त्रों जैसी सैद्धांतिक रचनाओं को भारतीय जीवन की वास्तविकता के विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इसलिए प्राचीन भारतीय जीवन को निर्बंध खुशहाली का जीवन नाम मान लिया गया। भारतीय जीवन को निर्बंध खुशहाली के जीवन क्या मान लिया गया। ठीक है। विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता, जनवादी संस्थाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्ववादी जैसे मूल्यों की जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक थे खोज की जाती थी। पहले ही यह मान लिया जाता था कि प्राचीन काल में उनका अस्तित्व मौजूद था। हालांकि उस काल में कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिनकी दृष्टि वस्तुनिष्ठ एवं तर्कसंगत है। उदाहरण के लिए राजेंद्र लाल मित्र और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े आदि। आर डी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने अपने शोधों में विधवा विवाह जैसी कुप्रथा का खंडन किया और इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का भी अपना योगदान रहा। भारतीय विद्वानों ने राजव्यवस्था और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का राजनीतिक इतिहास है और प्राचीन भारत के लोग भी उत्कृष्ट प्रशासनिक संरचना से परिचित थे। 1923 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज में UN घोषाल ने बड़े कुशल ढंग से मैक्स मुलर और ब्रूमफील्ड के इस मत का खंडन किया कि अपनी कुछ चरित्रगत प्रवृत्तियों के कारण हिंदू लोग राज्य जैसी किसी चीज़ की परिकल्पना नहीं कर सके और उनकी योजना में राज्य के हित की कोई व्यवस्था नहीं है। KP जायसवाल और SS अल्तेकर जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शंखों कुशानों से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है। फिर भी KP जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके बावजूद राष्ट्रवादी इतिहासकारों की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि उन्होंने मिल के काल विभाजन को चुनौती नहीं दी और एक हद तक इसका कारण यह था कि राजनीतिक और राजवंशीय इतिहास का अध्ययन तो जारी रहा लेकिन सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन को करीब करीब त्याग दिया गया। अतः साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को वास्तविक चुनौती मार्क्सवादी चिंतकों के द्वारा मिली। DD कोशाम्बी ने अपनी पुस्तक ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस दिशा में पहल की और यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास से अराजनीतिक इतिहास की दिशा में एक भारी मोड़ है। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में करते हैं जो मार्क्स द्वारा अवधारित है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। वस्तुतः मार्क्स ने इतिहास को मात्र अलग अलग घटनाओं या महान व्यक्तित्वों के क्रियाकलापों की सूची के रूप में न देखकर समाज के आंतरिक संगठन तथा बदलाव को अनावृत करने के उद्देश्य से देखा एवं अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण शुक्ति है। दार्शनिकों ने अब तक समाज की व्याख्याएं की हैं परंतु असली प्रश्न समाज को बदलने का है। विश्लेषण की इस परंपरा में ही उसने अपने समय की प्रभावशाली वैचारिक प्रवृत्तियां, आदर्शवाद तथा उदारवाद का विरोध किया एवं यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि किसी भी समाज के इतिहास को समझने के लिए उस समाज की उत्पादन पद्धति को जानना जरूरी है। इस तरह समाज के विकास में बौद्धिक शक्तियों की तुलना में भौतिक शक्तियों की भूमिका पर अधिक बल दिया गया। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार विचारधारा उस ढांचे का हिस्सा है जो उत्पादन प्रणाली के ऊपरी आधार पर खड़ा किया जाता है। मार्क्सवादियों के बीच आधार और ढांचे की परिकल्पना इमारत बनाने की प्रक्रिया से ली गई है किंतु मार्क्सवादी अध्ययन में इसका विशेष महत्व हो गया है। इस मार्क्सवादी दृष्टि में आधार का अर्थ एक प्रकार से उत्पादन प्रणाली होता है और इस प्रणाली में केवल तकनीकी शक्तियां ही नहीं आती बल्कि जमीन, चारागाह, फैक्ट्री जैसे सारे साधन भी आते हैं। साथ ही साथ उत्पादन प्रणाली में श्रम शक्ति का भी स्थान होता है। श्रम शक्ति उपलब्ध हो इसके लिए आवश्यक है कि लोग बराबर पैदा होते रहें। अतः विवाह की संस्था का भी इसमें कुछ स्थान होता है। इन चीज़ों को मिलाकर सामाजिक आधार पर ढांचा बनाने का अर्थ होता है कि उत्पादन प्रणाली को कायम रखने के लिए जहाँ समय अनुसार उसमें जहाँ तहाँ परिवर्तन करने के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक प्रबंध किए जाएं। ये प्रबंध ढांचे अथवा सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से कलात्मक साहित्यिक अनुष्ठान संबंधी दार्शनिक और अन्य क्रियाकलाप तथा आधार या निवेश के फल माने जाते हैं। इस तरह मार्क्सवादी चिंतन आधार और ढांचे के
परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। परंतु जैसा कि मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही लिखने वाले इतिहासकार R.S. शर्मा का मानना है कि इतिहास विकास की व्याख्या हम भौतिकवादी परिवेश में कर सकते हैं, किंतु इतिहास के एक मिनट दोहरा करते हैं निर्णय। जैसा कि मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही लिखने वाले इतिहासकार R.S. शर्मा का मानना है कि इतिहास की सारी गुत्थियां इस सिद्धांत को अपनाने से नहीं सुलझ सकती हैं। उदाहरणार्थ, भाषा के विकास की व्याख्या हम भौतिकवादी परिवेश में कर सकते हैं, किंतु भाषा का उदय कैसे हुआ यह गुत्थी नहीं सुलझ सकती है। इन्हें अंग्रेजी में एक्स्ट्रा सुपरस्ट्रक्चरल समस्याओं की संज्ञा दी गई है। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद आधार ढांचे का सिद्धांत आज भी लाभदायक है और इससे इतिहास की प्रमुख धाराओं को समझने में सुगमता रहती है। निस्संदेह आधार का अध्ययन ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्व का है और विश्लेषण करने तथा सह संबंध स्थापित करने के लिए ही दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखना लाभकारी होता है। इस तरह मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी। परिणामतः राजवंशीय इतिहास का महत्व कम होता गया। मार्क्सवादी लेखक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते थे। उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते थे। वे मूल ग्रंथों के संस्करण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को नए वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को बढ़ाने और समझने के लिए नरतत्व शास्त्र के कुछ संबंध निष्कर्षों का सहारा लिया गया और साथ ही साथ जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारकों को भी महत्व दिया गया। इस सारी प्रगति के फलस्वरूप साहित्यिक स्रोतों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में काफ़ी अभिवृद्धि हुई और इससे प्राचीन अतीत पर नया प्रकाश पड़ने लगा। अतः प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में बहुत सारी परंपरागत मान्यताएं ध्वस्त हो गई। मगध साम्राज्यवाद के उद्भव के पीछे कतिपय शासकों के व्यक्तिगत पराक्रम है ना, मतलब कि उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं थी, पराक्रम के बदले सुस्पष्ट भौतिक कारकों को तलाशा गया। उसी तरह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विरोधी धार्मिक पंथों के उद्भव को उत्पादन अधिशेष की स्थिति से जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक की धम्म नीति को उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफल न मानकर उस राज्य मशीनरी के सामाजिक दर्शन के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा। गुप्त काल के संबंध में स्वर्ण युग एवं हिंदू पुनर्जागरण जैसे मिथ्य को कपोल कल्पित करार दिया गया। इन सबों का समन्वित परिणाम यह हुआ कि मिल के काल विभाजन से संबंधित आधारभूत मान्यता खंडित हो गई। इसके साथ नई मान्यता यह आई कि इस्लाम के आगमन के साथ नहीं बल्कि 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ मध्यकाल का उद्भव हुआ। इस मध्य युग की अपनी कुछ विशेषताएं थी जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद आ गया था, आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार का पतन हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था एवं स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, सामाजिक क्षेत्र में उपजातियों का विकास हो रहा था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व में वृद्धि एवं वैश्यों की स्थिति में गिरावट तथा उनका शूद्रों का समकक्ष हो जाना। धर्म के क्षेत्र में अर्थतंत्रवाद एवं भक्ति का उद्भव हो रहा था, है ना। दर्शन के क्षेत्र में पारलौकिक दृष्टिकोण पर बल प्रकट जैसे शंकर का मायावाद, भाषाई क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव आदि। और इस तरह मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। आगे संशोधनवादी इतिहास लेखन। हाल ही में पुरातत्वविदों तथा लेखकों के नए समूह ने प्राचीन भारत के अध्ययन में प्रचलित कई अवधारणाओं को चुनौती दी है। इन विद्वानों ने नवीन पुरातात्विक उत्खनन एवं पुराने स्रोतों का दोबारा अध्ययन करके इन मान्यताओं का पुनः मूल्यांकन करने का प्रयास किया। इन्हें सबसे अधिक आपत्ति इस बात पर है कि प्राचीन काल के अध्ययन में गंगा घाटी में होने वाले परिवर्तनों को अत्यधिक तरहीज दी गई है तथा उसी के आधार पर संपूर्ण भारत के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया है। इन विद्वानों में D.D. चट्टोपाध्याय, T.K. चक्रवर्ती, B.N.R. अलचीन, नयन ज्योति लाहिड़ी, उपिंदर सिंह आदि प्रमुख हैं। उनके अतिरिक्त इनका मानना है कि साहित्यिक साक्ष्य के समानांतर पुरातात्विक साक्ष्य को विशेष महत्व देने की जरूरत है। उपयुक्त आधार पर इन विद्वानों ने द्वितीय नगरीकरण में लोहा उपकरणों की भूमिका को चुनौती दी है। उसी तरह मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के संदर्भ में इनका मानना है कि केंद्रीकरण की अवधारणा गंगा घाटी जैसे मुख्य क्षेत्र में लागू हो सकती है, किंतु इसे साम्राज्य के वृहद क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त V.D. चट्टोपाध्याय जैसे विद्वान ने गुप्त काल के अंत
तथा उसके पश्चात वाणिज्य व्यापार मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण के पतन की अवधारणा को अस्वीकार किया है। भारत के संदर्भ में सामंतवाद की अवधारणा को भी चुनौती दी गई। उसी प्रकार गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्य काल को अवनति का काल न मानकर वह काल मानना है जब एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक प्रसार हो रहा था, वहीं क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित हो रही थी। आगे अद्यतन दृष्टिकोण यानी नवीन दृष्टिकोण क्या है, रिसेंट अप्रोच हमारी क्या है। वर्तमान में इतिहास लेखन की विधि बहुत व्यापक हो गई है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के विश्लेषण में नए मुद्दे एवं आयाम जुड़ गए हैं। जे इस प्रकार हैं। प्रथम, एक प्रमुख मुद्दा पर्यावरण का मुद्दा है। पर्यावरण का मुद्दा भी अब इतिहास लेखन में शामिल हो गया है। उदाहरण के लिए कृषि के विकास को भी जलवायु एवं परिवर्तन संबंधी परिवर्तन से जोड़ा जाता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में प्रथम नगरीकरण के पतन की व्याख्या में पर्यावरणीय कारक को महत्व दिया गया है तथा द्वितीय नगरीकरण के पतन के विश्लेषण को भी पर्यावरणीय कारक से जोड़कर देखने का प्रयास किया गया है। द्वितीय, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में लैंगिक संबंध पर भी विशेष बल दिया जाने लगा है। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों के संदर्भ में पितृसत्तात्मक या पितृवादी प्रकृति को विशेष रूप से रेखांकित किया जाने लगा है। लैंगिक अध्ययन का बल सामुदायिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन के बीच के विभाजन को अस्वीकार करते हुए वर्ग विभाजन से लेकर राजनीतिक प्रभुत्व तक सभी महत्वपूर्ण विकास को लैंगिक विभाजन के संदर्भ में देखना है। तीसरा, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक नवीन प्रकृति के रूप में आई है। अब तक की तिरस्कृत क्षेत्रों को अध्ययन की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। यानी जो अब तक जो कुछ क्षेत्र थे जिन्हें अध्ययन में नहीं लिया गया था, अब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। ये हमारी रीसेंट अप्रोच है। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लगभग नजरअंदाज कर दिए गए थे, अब उनके अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। उसी तरह प्राचीन भारत के इतिहास लेखन का गंगा घाटी केंद्रित दृष्टिकोण रहा था, जबकि दक्षिण भारत में कुछ अन्य क्षेत्र तिरस्कृत रहे थे। अब उन क्षेत्रों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। चतुर्थ, इतिहास के अध्ययन में निर्धन वर्ग, श्रमिक वर्ग, जनजाति, अछूत आदि समूह पर अपेक्षित काम नहीं हुआ था। यानी जितना वर्क उन पर होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ था, अब उन पर भी वर्क किया जा रहा है। अब इन समूहों पर विशेष काम किए जा रहे हैं तथा काम काल विशेष के प्रशासनिक नियम एवं सामाजिक व्यवस्था का इन वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का विशेष अध्ययन किया जा रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच मौलिक अंतर रहा। इस अंतर का कारण वे परिस्थितियां हैं जिनके संदर्भ में इन दृष्टिकोणों का उद्भव हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में घटनाक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है तथा उनके वर्णन में विशेष रुचि ली जाती है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत केंद्रित होता है, अर्थात व्यक्तित्व के उद्घाटन में यह विशेष दिलचस्पी लेता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रवादी विद्वानों ने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन आदि शासकों के व्यक्तिगत विश्लेषण पर अपने को केंद्रित किया। उसी प्रकार इन विद्वानों ने सिकंदर से लेकर मोहम्मद घोरी तक भारत पर होने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक आक्रमणों का विशिष्ट वर्णन करते हुए उनका समकालीन समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव को दर्शाया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में विचारधारा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए महाजनपद काल में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को बुद्ध एवं महावीर जैसे महाचिंतकों के विचारों के प्रभाव से जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। अंत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने कला और संस्कृति के अंकन में विशेष रुचि दिखाई, जबकि सामाजिक तथा आर्थिक सच्चाइयों को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने आर्थिक भौतिक कारण को ही विशेष तरजीह दी तथा इतिहास में परिवर्तन की व्याख्या मूल ढांचे में ऊपरी ढांचे के परस्पर संबंधों के आधार पर करने का प्रयास किया। इसने आर्थिक ढांचे को मूल ढांचा माना, जबकि राजनीतिक सामाजिक ढांचे को ऊपरी ढांचा तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि जब मूल ढांचे में परिवर्तन होता है तो ऊपरी ढांचे में परिवर्तन होता चलता है। इसी पद्धति को अपनाते हुए उसने इतिहास के अध्ययन को घटनाक्रम से विश्लेषण की ओर मोड़ दिया। उसने मानवीय व्यक्तित्व को तात्कालिक परिवर्तन से जोड़कर मूल्यांकन किया। उसी प्रकार इसने विचारधारा को विभिन्न आर्थिक भौतिक परिस्थितियों की उपज माना। इसलिए मार्क्सवादी इतिहास लेखन में महाजनपद काल में होने वाले प्रमुख परिवर्तन को
परिचालित करने वाले मौलिक कारक बुद्ध अथवा महावीर के विचार नहीं है, अपितु नवीन कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार एवं द्वितीय नगरीकरण है। मतलब प्रथम जो नगरीकरण हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, यानी जो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, तब हुआ था। जो सेकंड जो नगरीकरण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। और जहाँ पर मौर्य काल में जो सेकंड नगरीकरण हुआ था उसका जो प्रमुख कारण है वो मार्क्सवादियों ने क्या माना है, रीड करते हैं। अपितु नवीन कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार है, द्वितीय नगरीकरण है। ठीक है, यानी जो उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन आ रहे थे और जो अधिक उत्पादन हो रहा था और अधिशेष बच रहा था, और अधिक अधिशेष बचने से जो मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। इसी के आधार पर क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण हुआ, अन्यथा नहीं होता है। ये मार्क्सवादियों का मानना है। उसी तरह मार्क्सवादी इतिहास लेखन में कला एवं संस्कृति अपने आर्थिक परिवेश में स्वतंत्र नहीं है, अपितु उसी की उपज है। यानी जब अधिक उत्पादन होगा, अच्छा धन होगा, अच्छी अर्थव्यवस्था होगी साम्राज्य की, तो लोगों के पास अवकाश होगा, यानी उनके पास फ्री टाइम होगा और वो फ्री टाइम में कुछ अतिरिक्त गतिविधियां करेंगे, और इन्हीं अतिरिक्त गतिविधियों में कला और संस्कृति का विकास हुआ है। ये मार्क्सवादियों का मानना है। कला एवं संस्कृति में दोबारा करते हैं। उसी तरह मार्क्सवादी इतिहास लेखन में कला एवं संस्कृति अपने आर्थिक परिवेश में स्वतंत्र नहीं है, अपितु उसी की उपज है। कला एवं संस्कृति में अभिव्यक्त मूल्य एवं दृष्टिकोण किसी खास वर्ग से संबंध होता है। यही वजह है कि मार्क्सवादी विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस काल की साहित्यिक एवं कलात्मक उपलब्धियां कुलीन वर्ग की चेतना की उपज थी, जन सामान्य की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं। इस प्रकार मार्क्सवादी विद्वानों ने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की कुछ मौलिक मान्यताओं को खंडित कर दिया। हालांकि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अपनी सीमा रही है। इसने आर्थिक कारक पर कुछ ज़्यादा ही बल दिया है तथा अन्य कारकों को पेशागत नज़रअंदाज किया है। फिर भी इतिहास के विश्लेषण में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का अहम योगदान रहा, विशेषकर इसलिए कि उसने इतिहास के लेखन की पूरी पद्धति ही बदल दी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की इतिहास लेखन की जो भावी संभावना है उनको उद्घाटित कीजिए। तो इसका आंसर है कि जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच निरंतर संवाद का नाम है। इस लिहाज से वर्तमान भारत के अध्ययन में प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आधुनिक भारत का एक ज्वलंत मुद्दा है भारतीय राष्ट्रवाद का विशिष्ट स्वरूप, जिसे हम विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। विविधता में एकता के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय समाज एवं संस्कृति का स्वरूप बहुलवादी है, किंतु हमें इन बातों की खोज प्राचीन भारत के इतिहास में ही करना होगा। प्राचीन भारत के इतिहास में ही वर्तमान भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ को खोजा जा सकता है। इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विविधता में एकता की झलक प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर हमारी खोज अधिक प्रामाणिक हो इसके लिए अध्ययन स्रोतों का परिमार्जन एवं परिशोधन भी आवश्यक है। अब तक प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्यिक सामग्रियों को विशेष तरह दी गई है, जो कि पुरातात्विक सामग्रियों का अधिकाधिक दोहन करने की वर्तमान तकनीकी विकास को देखते हुए यह काम अधिक कठिन नहीं होगा। अध्ययन स्रोतों की बलवत्ता एवं प्रामाणिकता अध्ययन की वृद्धि को बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सकती है। फिर उन्हें भी इतिहास लेखन में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी नज़रअंदाज किया गया है। यह है करुणा एवं प्रेम का इतिहास, जो निश्चय ही मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर सिद्ध होगा।